Hello friends, welcome back to my channel. So today we will discuss the last act of this first chapter, historical background. तो जो लास्ट एक्ट है वो है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसके बाद जो था वो ब्रिटिश नाम का हमारा इंडिया के साथ रिलेशन जो है वो हट जाएगा। तो February 20 1947 को ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट इटली ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश का रूल है इन इंडिया वुड एंड बाय June 30 1948। 1948 के आते तक जो ब्रिटिश का रूल है वो हट जाएगा। आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय द एगिसिएशन बाय द मुस्लिम लीग। वो क्यों एगिशिएट हो रहे थे, उनको क्यों गुस्सा आ रहा था? बिकॉज दे आर डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। वो क्या डिमांड कर रहे थे? पार्टीशन की। बट ये जो डिक्लेरेशन थी उसमें ये बात कहीं नहीं कही गई कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया को मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के बीच में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से मुस्लिम लीग जो थी वो थोड़ा एगिशिएशन के फॉर्म में आ गई थी। अगेन ऑन June 3 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा इंडिया में आफ्टर फॉर्म्ड इन 1946 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, इंडियंस के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन के द्वारा, वो वहाँ उन जगहों पर अप्लाई नहीं होगा जो कि क्या है, अनविलिंग है एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो भी टेरिटरी इंडिया की पार्ट नहीं बनना चाहती हैं उनके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इसी के तहत लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइसरॉय थे इंडिया के, वो ये जो पार्टीशन है उनको आगे बढ़ाते हुए काम करते हैं, पुट फॉर द पार्टीशन प्लान, और इसी प्लान को हम बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। ठीक है, माउंटबेटन प्लान। द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो ये जो माउंटबेटन थे ना, उन्होंने ही फाइनली ये दिया था कि ठीक है, हम कांग्रेस और मुस्लिम दोनों की डिमांड्स को एक्सेप्ट करते हैं और डिवीज़न करेंगे। ठीक है, तो इसी माउंटबेटन प्लान को हम बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। ठीक है, द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो देखो, जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को, और ये जो है इस बिल को असेंट मिला था 18 जुलाई 1947 को, और ये जो है वो एक्ट हुआ केम इनटू फोर्स इन 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो जो बेसिक फीचर है इस एक्ट के वो कुछ इस प्रकार हैं कि ये एंड कर रहा है ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरियन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15 1947। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, और सोवरियन स्टेट मतलब कि सोवरिनिटी मतलब होता है एनी कंट्री विच इज़ फ्री टू टेक इट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजन ऑफ इट्स ओन। तो हमारी जो कंट्री है वो आज़ाद है, उनके पास ये पावर है कि उनके देश में कोई भी इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो, उनका डिसीजन वो कंट्री के लोग ही लें। ठीक है, कोई बाहर की अथॉरिटी नहीं लेगी। ये प्रोवाइड कर रहा है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए ये एक्ट बोल रहा है, साथ ही में जो पार्टीशन होगा वो क्या क्रिएट करेगा, 2 डोमिनेंट मतलब कंट्रीज मतलब आज़ाद देश, इंडिया और पाकिस्तान, विद द राइट टू सीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो उनके पास ये भी राइट है कि वो ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ से अपना जो मेंबरशिप है वो ले सकते हैं वापस। ये अबॉलिश कर रहा है ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनेंट अ गवर्नर जनरल हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनेंट कैबिनेट। ये अबॉलिश कर रहा है वॉइसरॉय को और उसकी जगह गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर रहा है, जो कि क्या करेगी, अपॉइंट होगी ब्रिटिश किंग के द्वारा, जो कि एडवाइस करेगी जो कैबिनेट होगा हमारा न्यू डोमिनेंट का। हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो जो मैजेस्टी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, अब उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। ये एम्पावर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कि वो दोनों कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना सकते हैं, अपना जो भी लॉज लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी अडॉप्ट करना है, या फिर पहले के जो लॉज हैं पार्लियामेंट के उसको रखना है, रिपील करना है, या फिर
क्या तो बोलते हैं हटाना है, जो भी करना है वो अपना इंडिपेंडेंटली दोनों डोमिनेंट अपना अपना कर सकते हैं. It empowered the constituent assemblies of both the dominant to legislate for their respective territory till the new constitution was drafted and enforced. तो जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रही है और लाई जा रही है फोर्स में, तब तक क्या तो बोलते हैं कंस्टिट्यूंट असेंबली क्या कर सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है कंट्री को, यानी कि बेसिकली जो लोकसभा राज्यसभा का काम रहता है ना, तब तक के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम करेगी उसके बिहाफ में. ठीक है. तो नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर अगस्त 15 1947 वाज टू एक्सटेंड to either of the new dominant unless it was extended thereto by a law of the legislature of the dominant. यानी कि कोई भी एक्ट 1947 अगस्त 15 के बाद जो भी एक्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी, वो क्या है आपका कंटिन्यू नहीं रहेगा जब तक जो डोमिनेंट की पर्टिकुलर डोमिनेंट की गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट जो भी है वो लाती है, तब तक उस एक्ट को हम नहीं मानेंगे. ठीक है. ये अबॉलिश कर रहा है ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन. ये फिर से पहले तो वॉइस रॉय का ऑफिस अबॉलिश किया, अब यहाँ पे किसका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का भी अबॉलिश हो रहा है. साथ ही ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं इनका फंक्शन किसको, जो भी इनका फंक्शन था वो ट्रांसफ़र टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ, वो अब कॉमनवेल्थ के लिए ट्रांसफ़र हो रहे हैं. It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states and treated relation with the tribal areas from August. जो भी वो था ना, प्रोक्लेम था, यानी कि हम आधिपत्य जमा रहे थे कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट है या फिर ट्राइबल एरियाज जो है वो हमारे अंडर आते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, उनसे भी हटा रहे हैं. It granted freedom to the Indian princely states either to join the dominant ऑफ इंडिया. जो प्रिंसली स्टेट है उनको ये फ्रीडम है कि या तो आप ज्वाइन कर लीजिए इंडिया को, या तो पाकिस्तान को, या तो फिर आप इंडिपेंडेंट ही रहिए. ये प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनेंट एंड प्रोविंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल द न्यू